हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चली आप लोग की फाइनल एग्जाम्स की तैयारी। आज से मैं अपना एक कंप्लीट रिवीजन बैच लेके आ रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। जिन भी स्टूडेंट को मैथ सब्जेक्ट से डर लगता है उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बैच आप लोग के लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से कराने वाला हूं। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने भी मेरे छोटे बहन भाई हैं, जितने भी मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो सब तक जानी चाहिए, ताकि फाइनल एग्जाम्स में सब अपने फोड़ के आए, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेके आए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस बैच को। और सबसे पहले हम इस बैच के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, क्योंकि हम लोग इस क्लास 9th में, जैसे कि जो आपका पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, फिर पॉलिनोमियल्स है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हम इजी इजी चैप्टर पहले ना पढ़ के पहले हम हार्ड चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स को जो कठिन चैप्टर्स होते हैं ना, जितने भी जो हार्ड चैप्टर्स होते हैं उनमें डर लगता है, और खासकर जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ना, जैसे कि जिसमें तुम्हारा आपके 4 चैप्टर्स आ रहे हैं ज्योमेट्री वाले पोर्शन में, लाइंस एंड एंगल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गया और सर्कल्स हो गया। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इन चैप्टरों से डर लगता है तो उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बैच को। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपने लाइंस एंड एंगल्स। तो ये जो बैच है बहुत मजा आएगा आप लोगों को। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स में। लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स के अंदर आता है पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट होता क्या है, तो आप पॉइंट क्या बताएंगे आप पॉइंट को? तो चलिए देखिए मैंने पॉइंट क्या लिखा है, फिर मैं आपको बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए पॉइंट, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ और हाइट। ये एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट, अ डॉट एंड लेबल्ड विथ अ कैपिटल लेटर होना। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको पॉइंट क्या होता है। देखिए जो पॉइंट होता है ना, वो एक जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। क्यों जीरो डायमेंशनल फिगर क्यों होता है? क्योंकि जो पॉइंट होता है ना उसकी लेंथ होती, ना उसकी ब्रेथ होती, ना ही उसकी हाइट होती। यहाँ पर जो विड्थ है ना, यहाँ पर जो विड्थ है ना, विड्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, विड्थ को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो एक हमारा जो पॉइंट होता है ना उसकी लेंथ होती है, ना ही उसकी ब्रेथ होती है, ना ही उसकी हाइट होती है। इसीलिए ये मेरा जीरो डायमेंशनल फिगर होता है। और एक हम पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट को। ठीक है, हम पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जब हम लिखते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं लिखते पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बस पॉइंट ये होता है। और जो हमारे जो पॉइंट होते हैं ना, वो बेसिकली दो टाइप के पॉइंट होते हैं। एक हमारा होता है कोलिनियर पॉइंट और एक होता है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो जो कोलिनियर पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम सिंगल स्ट्रेट लाइन होना इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट होना। तो देखिए जो कोलिनियर पॉइंट होता है ना, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो, वो सारे के सारे पॉइंट्स, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, अगर वो सारे के सारे जो पॉइंट्स अगर वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो, उन्हीं को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर उनमें से कोई भी एक भी पॉइंट अगर वो एक सिंगल लाइन पर लाई नहीं कर रहा, तो उसको फिर हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो कोलिनियर पॉइंट्स हमारे वही होते हैं, चाहे आपके पास 3 पॉइंट्स हो, चाहे आपके पास 4 पॉइंट्स हो, चाहे आपके पास 5 पॉइंट्स हो, अगर वो सारे के सारे जो पॉइंट्स है अगर वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो, तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए, एक हमें कोलिनियर पॉइंट में यहाँ पर एक हमें लाइन दे रखी है एल, एक हमें लाइन एल दे रखी है, उसके ऊपर देखिए पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दे रखा है बी और एक पॉइंट दे रखा है सी। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये एक मेरा सिंगल लाइन एल पर लाई कर रहे हैं। इसीलिए ये जो ऐसे हम पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि हमारे जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है वो क्या होते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? 3 और मोर पॉइंट्स डैट डू नॉट ऑल लाई ऑन द सेम सिंगल स्ट्रेट लाइन, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पर अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर वो एक सिंगल सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। जैसे यहाँ पर देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट को मैंने, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट पी यहाँ पर है, एक पॉइंट क्यू यहाँ पर है, एक पॉइंट आर यहाँ पर है, एक पॉइंट एस यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो अगर आप देख रहे होंगे पी क्यू आर एस, ये एक सिंगल मतलब एक सिंगल उसमें नहीं है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर नहीं लाई करेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स। देखिए जैसे पी क्यू यहाँ पर है, क्यू आर यहाँ पर है, आर एस यहाँ पर है। मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। सपोज मेरे पास पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है, ठीक है,
और जो पॉइंट सी है मेरा यहाँ पर है, और जो पॉइंट डी है वो इन केस मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पर जो मेरे 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है। बट यहाँ पर जो डी पॉइंट है, कौन सा, जो ये डी पॉइंट है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर नहीं लाई कर रहा, इसीलिए हम इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। अगर आपके पास चाहे 3 पॉइंट्स हो, चाहे 4 पॉइंट्स हो, चाहे 5 पॉइंट्स हो, अगर वो 3 या 4 पॉइंट्स आपके एक लाइन पर लाई कर रहे हो और एक भी अगर पॉइंट अगर लाई नहीं कर रहा सिंगल स्ट्रेट लाइन पर, तो वो ऐसे हम पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आपको एक क्लियर होगा। मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट एक हमारा 0 डायमेंशनल फिगर होती है, जिसकी ना तो लेंथ होती, ना ही जिसकी ब्रीथ होती, ना ही जिसकी हाइट होती है, इसीलिए हम उसको 0 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पॉइंट होता है वो बेसिकली 2 टाइप के पॉइंट होते हैं, एक होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट और एक होते हैं कोलिनियर पॉइंट और एक होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक सिंगल, सभी पॉइंट्स हमारे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। और अगर मेरे 3 या 4 पॉइंट अगर वो सिंगल स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे, उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं लाइन कि व्हाट इज लाइन, क्या होता है। देखिए हम पहले लाइन पढ़ लेते हैं। लाइन होता क्या है, आ वन डायमेंशनल स्ट्रेट एंड कंटिन्यूस पाथ, एक वन डायमेंशनल स्ट्रेट एंड कंटिन्यूस पाथ विथ नो विड्थ दैट एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। जो लाइन होती है ना, बेसिकली लाइन हमारी क्या होती है, एक वन डायमेंशनल होती है। वन डायमेंशनल क्यों होती है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर एक लाइन जैसी ये ड्रॉ करी। ठीक है ना, अब ये मान लीजिए ये जो लाइन है, इसकी सिर्फ आपको क्या दे रखी है, सिर्फ लेंथ दे रखी है। इसकी हमें सिर्फ लेंथ पता है, हमें ब्रीथ नहीं पता, क्योंकि जो लाइन होती है ना उसकी ब्रीथ नहीं होती है, उस लाइन की सिर्फ लेंथ होती है। इसीलिए हम इसको वन डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल, a one dimensional straight and continuous path with no breadth। ठीक है ना, जिसकी ब्रीथ नहीं होती, जिसकी चौड़ाई नहीं होती, उसको बोलते हैं हम लाइन। और जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनाइटली इन बोथ डायरेक्शन में, चाहे हम इसको एक्सटेंड इधर करें, चाहे हम इसको एक्सटेंड इधर करें, वो भी इन्फिनाइटली डायरेक्शन में। और हम लाइन को डिनोट भी करते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम लाइन को यहाँ पर जो डिनोट करेंगे ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल था, ए बी लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा ए पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर मेरा बी पॉइंट दे रखा है। तो इसको मैं जो हम लोग लाइन को जो हम डिनोट करते हैं ना, वो हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर, ये मेरा ए बी है, ए बी के ऊपर मेरा ये दोनों साइड से ये रे वाला जो सिंबल होता है ना, हम लाइन को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि जो हमारी लाइन होती है वो एक हमारी वन डायमेंशनल फिगर होता है, जिसके अंदर सिर्फ लेंथ होती है, ब्रीथ नहीं होती है। इसीलिए हम इसको वन डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए लाइन सेगमेंट, लाइन से ही बनता है लाइन सेगमेंट। क्यों, देखिए आ लाइन, एक लाइन होती है जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। देखिए जो एक हमारी जो लाइन सेगमेंट होती है ना, वो हमारी एक लाइन में से ही है। मान लीजिए मेरे पास एक ये लाइन थी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर इस लाइन पर मेरा ये पॉइंट बी है। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे मुझे, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी इस लाइन के ऊपर। जो ए से बी की जो दूरी है ना, ए से जो बी की डिस्टेंस है, ए से बी की जो लेंथ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्योंकि हमें यहाँ पर हमें ए से बी की लेंथ है ना वो फिक्स्ड है कि ए से बी, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया ये मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो ए से बी की हमें डिस्टेंस पता है, हमें लेंथ पता है फिक्स्ड कि ए से बी की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, इसीलिए हम लाइन सेगमेंट है। देखो जिस भी लाइन की हमें अगर लाइन फिक्स्ड लेंथ पता होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और हम लाइन सेगमेंट को जो डिनोट करते हैं ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज डिनोटेड बाय ए बी। जैसे यहाँ पर मैंने ए बी एग्जाम्पल लिया था, तो ए बी के ऊपर आप एक बार लगा दीजिए। हम लाइन सेगमेंट को ए बी के ऊपर जो बार होता है ना, हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। अब हम देखते हैं रे को, कि चलिए रे क्या होता है। तो रे भी हमारा एक लाइन से निकला है, रे भी एक लाइन का पार्ट होता है। अब पार्ट ऑफ अ लाइन, ठीक है ना, अब पार्ट ऑफ अ लाइन विद अ सिंगल एंड पॉइंट होना है, जिसका एक सिंगल एंड पॉइंट होता है, और उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इन्फिनाइटली इन वन डायरेक्शन में। हम रे को एक्सटेंड कर सकते हैं सिंगल एंड पॉइंट से, हम एक्सटेंड कर सकते हैं वन डायरेक्शन में, एक्सटेंड्स इन्फिनाइटली ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है,
अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये सिंगल पॉइंट ए था, मान लीजिए मेरे पास ये सिंगल पॉइंट ए था सिर्फ, और मुझे कुछ नहीं दे रखा। तो मैंने इस सिंगल पॉइंट से मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने यहाँ तक एक्सटेंड किया, आप इसको और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे पास केवल एक सिंगल एंड पॉइंट से हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटली, केवल हम एक डायरेक्शन में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन को, ठीक है ना। अब देखिए रे हो गया, अब हम समझते हैं प्लेन क्या होता है, व्हाट इज प्लेन, ठीक है। तो हम प्लेन को समझेंगे कि प्लेन होता क्या है। जो मेरा प्लेन होता है ना, अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस विथ लेंथ, जिसकी लेंथ होती है, जिसकी विड्थ होती है, विड्थ को हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, बट नो थिकनेस होना। थिकनेस मतलब जिसकी मोटाई नहीं होती, जिसकी मोटाई नहीं होती। थिकनेस को हम लोग हम हाइट भी बोल सकते हैं, और हम थिकनेस को हम डेप्थ भी बोलते हैं, गहराई। हिंदी में डेप्थ को हम गहराई बोलते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है ना। तो जिस देखो जो हमारा सरफेस होता है ना, सरफेस पे हमारी या तो लेंथ होगी या तो ब्रेथ होगी, क्योंकि एक ये टू डायमेंशनल सरफेस होता है। टू डायमेंशनल सरफेस में हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है, हम हमारे पास यहाँ पर थिकनेस नहीं है, हमारे पास मोटाई नहीं है, जिसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इन्फिनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस में। मैं सभी डायरेक्शंस में मैं इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मेरे पास ये एक प्लेन था, देखिए ये मेरे पास प्लेन है, बस आप इस चीज को देखिए, ये मेरे पास प्लेन है। तो यहाँ पर जो मेरी जो ये है ना, ये मेरा क्या है, यहाँ पर लेंथ है, ये मेरी लेंथ है इस प्लेन की, और यहाँ पर ये ब्रेथ है। आप देख सकते हैं ये जो प्लेन है ना, इसमें थिकनेस नहीं है, इसमें मोटाई नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं, हाँ देखिए मैं आपको इससे समझाता हूँ। मेरे पास एक ये कॉपी, ठीक है, A5 साइज की। तो आप देखिए ये मेरी, ये आप समझ लीजिए जो ये येलो पेज है ना, आप इसको देखिए, ये मेरा क्या है, ये प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। तो इस प्लेन पर ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। अब आप इसमें देखेंगे इसमें कोई भी थिकनेस नहीं है, इसमें कोई भी थिकनेस नहीं है। तो हम प्लेन सरफेस इसी को बोलते हैं, जिसमें लेंथ और सिर्फ ब्रेथ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। आप समझ गए। एक A4 शीट जो आता है ना, A4 साइज का जो पेपर होता है ना, तो आप उसको समझिए वो एक प्लेन सरफेस है, जिसमें हमारी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, उसमें आपको थिकनेस नहीं मिलेगी, बस इतना सा है प्लेन। अब देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है, व्हाट इज पैरेलल लाइंस। अगर मैं पैरेलल लाइंस देखूं, होता क्या है मेरा, देखो टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ना हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे। मान लीजिए सपोज मेरे पास दो लाइंस है यहाँ पर, ये ए बी, ये एक ए बी लाइन हो गई और एक ये सी डी लाइन हो गई, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कहीं भी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक एक जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी आपस में पैरेलल होता है कि नहीं होता, तो सेम वैसे ही, ठीक है ना। एग्जांपल मैं आपको पैरेलल लाइंस का यहाँ पर देता हूँ, रेलवे ट्रैक, ठीक है ना। दो लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस होना। और पैरेलल लाइंस का दूसरा नाम होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होना। ये क्यों बना, क्योंकि ये जो लाइंस होती है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। तो आपको समझ गए होंगे आप पैरेलल लाइंस क्या होता है, हमारा दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें उन्हीं को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस होना। और यहाँ पर मैंने आपको दिया था टू और मोर लाइंस होना। अगर हम दो से ज्यादा, मान लीजिए सपोज मेरे पास 3 लाइंस है, मैं यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे पास एक लाइन L है, एक मेरे पास M है, एक मेरे पास N है। अब यहाँ पर ये जो L लाइन है, M लाइन है और यहाँ पर जो N लाइन है, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये तीनों आपस में पैरेलल है ना। ये आपस में पैरेलल है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये जो तीनों लाइन है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा L जो कि पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के, ठीक है ना। तो ये जो तीनों लाइंस है ये आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के, ये कोई भी इनमें से लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बाद रुकिए, ट्रांसवर्सल हम अभी नहीं पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस के बाद हाँ हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होना, ठीक है ना। व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस होना, देखिए पैरेलल लाइंस हमारी वो होती हैं जो आपस में दोनों पैरेलल हो, और इंटरसेक्टिंग लाइंस मेरी वो लाइन होती है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस होना। इफ टू और मोर लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो इंटरसेक्ट करें आपस में,
देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बस इतनी सी लाइन, इतनी सी ये डिफिनेशन है। हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स किसको बोलते हैं? मेरे पास सपोज दो लाइन्स हैं, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। सुना, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये ए बी लाइन है और एक मेरे पास यहाँ पर सी डी लाइन है। अब ये दोनों जो लाइन्स हैं ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक कॉमन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कॉमन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन एक कॉमन पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना? हम इसी को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सुना, अब आ जाइए ऊपर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है तुम्हारा, है ना? हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है? देखिए, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर अदर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन द सेम प्लेन होना। जो एक लाइन होती है जो क्या करे? इंटरसेक्ट करे दो या दो से ज्यादा लाइंस को, दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे, वो भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट्स पर, ठीक है ना? डिफरेंट, देखो, डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करें, हिंदी में अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करें सेम प्लेन पर, ठीक है? हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन होना। अब आप यहां पर देख सकते हैं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन हमारी ये हो गई। अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मेरी जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करिए यहां पर। मैं कुछ मान लेता हूं, मैंने मान लिया सपोज ये ए बी एक लाइन है और एक सी डी लाइन है। यहाँ पर ए बी और जो सी डी लाइन है, यहाँ दोनों पैरेलल लाइन है ना? ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है? और ये मेरा एल लाइन हो गई, ये मेरी जो ट्रांसवर्सल लाइन एल हो गई, जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है एम पर और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है एन पर, ठीक है ना? तो डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन होना, ट्रांसवर्सल लाइन होना, ठीक है? इतना आपको समझ आ गया? चलिए हम बढ़ते हैं अपना कि कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है। व्हाट इज कॉन्करेंट लाइंस होना? बहुत ही ये मजेदार चैप्टर है, तो बिल्कुल भी आप इस चैप्टर से डरिए मत। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है ना? अब देखिए, व्हाट इज कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है? देखो, थ्री और मोर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट और कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस होना। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कॉन्करेंट लाइंस होती है ना, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस जब एक सिंगल कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, उसी को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मेरी एक ये लाइंस हो गई, ये एक मेरी कॉन्करेंट लाइंस है, एक मेरी ये कॉन्करेंट लाइंस है, एक मेरी ये कॉन्करेंट लाइंस है और एक मेरी ये कॉन्करेंट लाइंस है। ये चारों जो कॉन्करेंट लाइंस हैं, ये जो चारों की चारों कॉन्करेंट लाइंस है, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना? तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। और ये जो पॉइंट ओ है, जहां पर ये चारों कॉन्करेंट लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। इसको हम पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी बोलते हैं, वेयर 3 to 4 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड कॉनकरेंसी, ठीक है ना? उसको हम कॉनकरेंसी बोलते हैं, उस पॉइंट को, ठीक है? आप समझ गए कॉन्करेंट लाइंस किसको बोलते हैं? जहां पर 3 से 4 लाइंस हमारी एक सिंगल कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। अब हम चलिए देखते हैं एंगल्स कि जो आपके एंगल क्या होते हैं। आप देखिए, अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, एक जो फिगर है जो फॉर्म्ड हो रहा है टू रेज या फिर टू लाइंस के द्वारा, जो एक फिगर जो फॉर्म होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एंगल बोलते हैं, जो शेयर करता है कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक ये रे है, रे मान लीजिए, चाहे आप लाइन मान लीजिए। एक मेरे पास यहाँ पर रे है, एक मेरे पास ये रे है, ठीक है? अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कॉमन एंड पॉइंट है, यहाँ पर एक कॉमन एंड पॉइंट है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मेरा ए बी एक मेरी रे है या फिर लाइन है, कुछ भी आप मान सकते हैं। मैंने यहाँ मान लिया ए बी एक मेरी लाइन है, ठीक है? यहाँ पर मेरी ए सी भी एक लाइन है, ठीक है? ए बी और ए सी मेरी दोनों लाइन है। यहाँ पर जो इनका कॉमन एंड पॉइंट है, इन दोनों लाइन का, ए बी का भी और इस ए सी का भी, वो एक कॉमन एंड पॉइंट क्या है? पॉइंट ए कॉमन है ना, दोनों लाइन में ए आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो ये पॉइंट ए है, ये मेरा
कॉमन एंड पॉइंट है, ये मेरा कॉमन एंड पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों, ये जो दोनों रेस से जो मेरा ये जो एंगल बनना है ना, ये जो मेरा एंगल बनना है ना, ये वाला, ये जो एंगल बनना है ना, इसी को हम एंगल बोलते हैं। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों रेस के बीच में जो एंगल बनना है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो फिगर जो फॉर्म हुआ किससे, दो लाइन से, ए बी और ए सी से, इसके बीच में जो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एंगल बोलेंगे। अब हम चलिए देखते हैं वर्टेक्स क्या होता है। व्हाट इज वर्टेक्स? देखिए वर्टेक्स भी बहुत ही ज्यादा इजी है। द पॉइंट एट विच द टू रेज मीट, यहाँ पर जो दो रेज हैं जो कि मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास AC है, AC एक लाइन है, और मेरे पास एक AB रेज है, यहाँ पर रेज है, ठीक है ना। लाइंस भी बोल सकते हैं, रेज भी बोल सकते हैं, इस पर आप कंफ्यूज मत होइए। तो मेरे पास AC भी एक रेज है और AB भी मेरे पास एक रेज है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये जो पॉइंट A है, ये दोनों में कॉमन है, तो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोलते हैं। सब कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं, जहां पर ये दोनों रेज आके मीट करती हैं, मिलती हैं। देखिए BAB और CAB यहाँ पर ये मिल लेंगी ना पर आपस में आकर, तो इसी को हम वर्टेक्स बोलते हैं। बस इतना था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। मैंने एंगल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की एंगल्स हमारे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, है ना। एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। हम इन सारे एंगल्स को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से कि, है ना, ये एंगल्स क्या होते हैं हमारे। तो देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल कि हमारे एक्यूट एंगल होते क्या है। देखिए एन एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, है ना, एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो एक्यूट एंगल होता है ना, वो आपका ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है बट लेस देन 90 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं, मान लीजिए सपोज 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, बट 90 डिग्री से छोटे हो, भले 89 हो, 88 हो, तो ये ऐसे जो एंगल है ना, वो एक्यूट एंगल बोले जाते हैं। ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो 0 से तो ग्रेटर होते हैं बट 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक मेरी ये BC लाइन है और एक मेरी BA लाइन है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। आप जो मानेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। मैंने सपोज इसको मैंने 30 डिग्री का एंगल मान लिया, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल मान लिया, ठीक है ना। एक्यूट एंगल समझ गए ना, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन 90 डिग्री, उसी को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज राइट एंगल। राइट एंगल हम किसको बोलते हैं, एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल होना। देखिए जो हमारा राइट एंगल होता है ना, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, जो 90 डिग्री के इक्वल हो, उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर मेरे पास देखिए एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनना है ना, ये 90 डिग्री बनना है। यहाँ पर जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री बनना है। मैंने मान लीजिए ये AB एक लाइन है और एक AC लाइन है। यहाँ पर जो एंगल A पर जो एंगल A पे जो एंगल बनना है ना, यहाँ पर जो एंगल A है वो 90 डिग्री के बराबर है। एंगल A मेरा 90 डिग्री के बराबर है, इसी को हम बोलेंगे राइट एंगल। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखिए व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल। हम ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, एक ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन 180 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल होना। समझ गए ना, ऑब्ट्यूस एंगल हम किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल मैंने ले लिया, मेरे पास एक BC लाइन है और मेरे पास एक AB लाइन है। तो यहाँ पर जो एंगल हो रहा है ना, हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया जो भी आप एंगल मानेंगे वो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। मैंने मान लिया, देखिए हम यहाँ पर इसको 90 से बड़ा क्यों मानेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ये लाइन, ये यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री से बड़ा ही बनेगा। मैंने सपोज इसको मान लिया 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनना है, ठीक है ना। तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल समझ गए ना, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल होना। अब देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है मेरा, व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, एन एंगल इज 180 डिग्री
इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल होना। स्ट्रेट एंगल हम किसको बोलते हैं? ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो, है ना, 180 डिग्री हो, उसी को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल होना। क्यों? यहाँ पर देखिए AC एक लाइन है, AC एक लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनना है ना, ये मेरा 180 डिग्री का बनना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है ना, वो 180 डिग्री का बनता है, हमेशा हमेशा 180 डिग्री पर बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा हमेशा, ठीक है, ये फिक्स्ड है बिल्कुल। आप देखिए रिफ्लेक्स एंगल, है ना, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? अब हम रिफ्लेक्स एंगल पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल हम उस एंगल को बोलते हैं जो मेरा 180 डिग्री से तो ग्रेटर हो, बट लेस देन 360 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल होना, इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल होना। अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अब आप गलती से आप जो ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल को आप रिफ्लेक्स एंगल मत मानिएगा, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है, ये हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास AB एक लाइन है और BC एक लाइन है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे जो ये एंगल है ना, जो ये एंगल बनना है ना, जो ये एंगल बनना है, ये मेरा 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है ना, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ये वाले एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। और जो मेरा रिफ्लेक्स एंगल बनना है ना, मैंने क्या बताया था आपको डेफिनेशन रिफ्लेक्स एंगल की, जो 180 डिग्री से ग्रेटर हो बट लेस देन 360 डिग्री, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल होना, ठीक है ना। तो मेरा, आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो 180 डिग्री से तो ये कम ही एंगल हुआ ना, 180 डिग्री से तो ये कम ही बना ना। जो मेरा ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 डिग्री से ग्रेटर है बट 360 डिग्री से छोटा है, लेस देन 360 डिग्री होना, इसीलिए मैं इस वाले एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलूंगा, ठीक है ना। इस वाले एंगल को मैं रिफ्लेक्स एंगल बोलूंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल। आपको क्लियर हो गया रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? अब एक लास्ट एंगल बचा, कंप्लीट एंगल। व्हाट इज कंप्लीट एंगल? देखिए, एन एंगल इज 360 डिग्री, इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल होना। जो कंप्लीट एंगल होता है ना, वो मेरा क्या होता है? 360 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर एक मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन से इस, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक जो कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट एंगल बनना है वो 360 डिग्री का बनना है, ठीक है। आप समझ गए, मैंने आपको एंगल्स बता दिए, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स बता दिए। टाइप्स ऑफ एंगल्स के अंदर कौन कौन से एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। मैंने आपको ये 6 एंगल बता दिए। अब हम बढ़ते हैं पेयर एंगल्स की ओर। देखिए हमारा पेयर्स एंगल्स हम किसको बोलते हैं? आपको इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं पेयर्स एंगल्स। व्हाट इज पेयर एंगल्स? हमारे पेयर्स एंगल्स में कौन कौन से आते हैं? देखिए एक आते हैं, जो पेयर्स एंगल्स होते हैं वो दो होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री और एक होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होना। तो सबसे पहले हम देखने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या मेरे। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। देखो जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना। दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना, ठीक है ना। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना। यहाँ पर मैं एक फिगर मान लीजिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई, ठीक है ना, इसको मैंने मान लिया P PQ और इसको मैंने मान लिया QR, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए बीच में भी एक कोई पॉइंट, बीच में भी एक मैंने लाइन मान ली QS, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो एंगल का जो सम होगा, यहाँ पर जो दो एंगल का सम होगा, अगर मैं इसको मान लूँ X और इसको मान लूँ Y, तो यहाँ पर जो एंगल X और एंगल Y की जो वैल्यू होगी ना, वो 90 डिग्री के बराबर होगी, 90 डिग्री के बराबर होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए X प्लस Y की वैल्यू 90 डिग्री होगी। एक एग्जाम्पल में आपको और मैंने देखिए यहाँ पर लिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, है ना। यहाँ पर आप देखिए ये OQ है और यहाँ भी सेम OQ कैसे आ गया, इसको आप P लिख लीजिए, ठीक है, तो ये PQ इसको आप R लिख लीजिए। चलिए अब देखिए आप यहाँ पर OQ और OR, ठीक है, और OQ और OR क्या है? एक लाइन है, OQ और OR एक लाइन है,
और यहाँ पर ओपी भी एक लाइन है, एक रेज है, लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल मेरा POQ है, जो मेरा ये एंगल है POQ, ये मेरा 40 डिग्री एंगल बनना है। यहाँ पर मेरा 40 डिग्री का एंगल दे रखा है, और जो मेरा एंगल ROP बनना है, ये मेरा 50 डिग्री का बनना है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इन दोनों एंगल को जोड़ूंगा तो यहाँ पर दोनों एंगल को जोड़कर 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होना। अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। सपोज आप एक्स वाई ना मानकर, ठीक है ना, देखिए आपके पास यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक मैंने मान ली ये BD एक लाइन है, ठीक है। जब दो एंगल का सम यहाँ पर 90 डिग्री है, मैं पहले वाले एंगल को मैंने मान लिया थीटा। तो यहाँ पर ये जो दूसरा एंगल होगा, ये जो दूसरा एंगल होगा, ये क्या होगा? अगर मैं इनकेस DBC को मैं थीटा मान लेता हूँ, DBC को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो मेरा जो एंगल ABD है, ये क्या होगा? ये जो मेरा एंगल बनेगा ना, यहाँ पर मेरा बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे? देखिए, अब आप जब दोनों एंगल को ऐड करेंगे, थीटा को और 90 डिग्री माइनस थीटा को जब आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री आएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा प्लस थीटा और माइनस थीटा कट जाएगा आपस में। तो यहाँ पर जो मेरा आएगा, यहाँ पर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आएगा, ठीक है। दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। एंगल DBC और एंगल ABD, दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स होना? देखिए, when the sum of two angles is 180 डिग्री, they are called supplementary angles होना। देखिए, जहां पर दो एंगल्स का जो सम हो ना 180 डिग्री हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होना। सप्लीमेंट्री एंगल्स होना। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली AB, और यहाँ पर मेरी एक PD एक लाइन हो गई, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है AB को, AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने PD लाइन हो गई जो कि AB को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको मैंने मान लिया अल्फा, अल्फा नहीं मान के चलिए मैं एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया। तो यहाँ पर जो एक्स प्लस वाई की, एंगल एक्स और एंगल वाई की जो दोनों का जो एंगल का जो सम होगा ना, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होने वाला है, ठीक है ना, होगा। बस सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको बता दिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मेरे वो एंगल्स होते हैं जहां पर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल्स मेरे वो एंगल होते हैं जहां पर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो, उसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स होना, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं अपने एडजेसेंट एंगल्स पर, कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स होना। एडजेसेंट एंगल्स होते क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, टू एंगल्स आर सेड टू एडजेसेंट। देखिए, हमारे जो दो एंगल्स होंगे, हम उनको कब एडजेसेंट बोलेंगे? इनकी देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स होना, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकंड चीज, दे हैव अ कॉमन आर्म होना, ठीक है। और जो अनकॉमन जो आर्म्स है ना, वो क्या हो? ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म की क्या हो? आइदर साइड हो। अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा OA, OB और OC, ठीक है। यहाँ पर जो पहला क्या कह रहा है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स होना, कॉमन वर्टेक्स की बात कर रहा है ना। अब आप एंगल देखिए, मेरा BOA, ये एंगल देखिए, BOA में ये एंगल बनना है, और एंगल COB में मेरा ये एंगल बनना है। तो आप देख रहेंगे यहाँ पर जो पॉइंट O है, ये कॉमन है कि नहीं? दोनों में O आ रहा है ना, दोनों में एंगल O आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर जो ये पॉइंट O है, ये जो मेरा पॉइंट O है, ये मेरा क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। ये मेरा कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। इतना सब समझ गए आप? अब आप देख रहे होंगे, जब ये एंगल बनना है मेरा BOA और ये मेरा एंगल COB, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों एंगल में, दोनों एंगल जब यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो OB है, OB देखिए, COB में भी और ये BOA में भी, ये दोनों में ये लाइन आ रही है, OB लाइन दोनों में आ रही है। तो ये मेरी कॉमन आर्म हो गई। हम इसको आर्म बोलते हैं, आर्म, कॉमन आर्म होना। इसको मैं क्या बोलूंगा? आर्म बोलता हूँ, आर्म, कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म होना। अब देखिए, और हम इनको क्या बोलते हैं? OA और OC को हम बोलते हैं आर्म्स, आर्म्स बोलते हैं दोनों को मिला के। OA और OC को हम क्या बोलते हैं? अनकॉमन आर्म्स होना, अनकॉमन आर्म्स होना, ठीक है ना।
ये ओ ए मेरा ये एक अनकॉमन आर्म है, और ये मेरा ओ सी मेरा ये भी एक अनकॉमन आर्म है। दोनों को मैं मिला के अनकॉमन आर्म्स बोलूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा ओ ए और ओ सी मेरा अनकॉमन आर्म्स है, जो कि ईदर साइड है किसके, कॉमन आर्म के। ये जो कॉमन आर्म है ना उसके ईदर साइड ही तो है। यहाँ पर ओ ए हो गया और यहाँ पर ये ओ सी हो गया, अनकॉमन आर्म्स, ठीक है ना। तो एडजेसेंट जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए, और जो अनकॉमन जो आर्म्स है वो ईदर साइड हो किसके, कॉमन आर्म के, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए व्हाट इज लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। देखिए हम लीनियर पेयर अगर एंगल की बात करें, लीनियर पेयर एंगल हम किसको बोलते हैं, आ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स, जो नॉन कॉमन साइड्स है ना वो क्या फॉर्म करे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, उसी को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ए बी मेरे एक स्ट्रेट लाइन है, और जो यहाँ पर ओ सी है ना, यहाँ पर जो ओ सी है एक लाइन मान लीजिए, आप एक रे मान लीजिए। यहाँ पर जो मेरे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पर दो कैसे हैं, आप ये देखिए ना, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी में ये जो एंगल बनने, ये जो एंगल बनने, ये यहाँ पर पॉइंट ओ यहाँ पर क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है। और दोनों में ए ओ सी में भी और बी ओ सी में भी, बी ओ सी में भी जो ये ओ सी हो गया, ये जो ओ सी हो गया, ये मेरी कॉमन आर्म हो गई, ये मेरी कॉमन आर्म हो गई। तो ये जो मेरी अनकॉमन आर्म है ओ ए, और ये जो मेरी ओ बी जो कि अनकॉमन आर्म है ना, तो ये क्या करती है, ये क्या फॉर्म कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दी। तो इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल हम इसी को बोलते हैं। आप पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होना, एक जो पेयर होता है ना एडजेसेंट एंगल्स का, हुज नॉन कॉमन साइड्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन होना, ठीक है। आप समझ गए लीनियर पेयर एंगल किसको बोलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। देखिए व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर। हमारा एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, एन एंगल बाइसेक्टर इज अ रे और लाइन सेगमेंट डेट डिवाइड्स एन एंगल, जो डिवाइड्स करता है एक एंगल को दो इक्वल एंगल्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए, यहाँ पर मैं बताता हूँ, मैंने मान लिया ये एक ए बी एक लाइन हो गई, एक ये ए बी लाइन हो गई, एक मेरी ये ए सी लाइन हो गई, एक ये मेरी ए सी लाइन हो गई, ठीक है ना। एक मेरी ए बी लाइन हो गई, एक मेरी ए सी लाइन हो गई। अब यहाँ पर एक जो लाइन है ना, यहाँ पर ए सी और ए बी ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनना है, एंगल ए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल सी ए बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी, ठीक है ना। आप दोनों दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए है ना, अब एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का काम होता है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंगल ए से, ठीक है ना। मैंने की लाइन ड्रॉ कर दी, एक मिनट, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि मेरी एडी लाइन है। अब ये जो एडी लाइन है ना, इसको मैं मान रहा हूँ ये एक मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये मेरी एक बाइसेक्टर लाइन है जो इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल एंगल्स में, दो इक्वल एंगल्स में। तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। अगर मैं इन केस यहाँ पर एग्जांपल ले लेता, ये जो मेरा ये वाला है, ये मेरा इन केस अगर ये 60 डिग्री होता, ये मेरा 60 डिग्री होता, तो जो एडी है ना, एडी जो लाइन है, ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर दी, तो यहाँ पर ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाता है और ये एंगल भी मेरा 30 डिग्री का हो जाता है। बस बाइसेक्टर का काम ही होता है एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। आप समझ गए एंगल बाइसेक्टर। अब एक मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट और बचता है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन होना। देखो जो लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल होती है सेम लाइन की, ये मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं, और देखिए पहले पढ़ते हैं इसको हम। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, जो दो लाइंस हैं अगर वो पैरेलल हैं इसके सेम लाइन के पैरेलल हैं, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर मैं सपोज कर रहा हूँ, मेरे पास देयर आर थ्री लाइंस, एक एल हो गई, एक एम हो गई, एन हो गई। यहाँ पर ये मेरी एल लाइन है, ये मेरी एम लाइन है, ये मेरी एन लाइन है, ठीक है। और ये मेरी यहाँ पर ट्रांसवर्सल टी है, यहाँ पर एल लाइन हो गई, एम लाइन हो गई, एन लाइन हो गई। अब यहाँ पर जो लाइन एल है, जो यहाँ पर लाइन एल है, कौन सी लाइन, लाइन एल जो कि पैरेलल है लाइन एन के। ये जो लाइन एल है ये पैरेलल है लाइन एल के, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पैरेलल बना देता हूँ, लाइन एल जो कि पैरेलल है लाइन एन के, ठीक है। लाइन एल पैरेलल है लाइन एन के। उसके बाद दूसरे में क्या कर रहा है,
जो लाइन एम है, वो पैरेलल है लाइन एल के, ठीक है ना। लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, और लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन होना। और जो यहाँ पर लाइन एम है, वो जो ये लाइन एम है ये किसके पैरेलल है, लाइन एन के पैरेलल है। तो जब मैं आपको यहाँ पर एक अलग से बनाता हूँ, जब मेरा लाइन एल जो कि पैरेलल है लाइन एन के, एंड जो मेरा लाइन एम है जो कि पैरेलल है लाइन एन के, तो आप देख रहे होंगे एल एन के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। तो दोनों में एन आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में एन आ रहा है ना, एन लाइन आ रही है ना दोनों में। तो देयरफॉर जो यहाँ पर एल होगा ये भी पैरेलल होगा एम के। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, सिंस बोथ एल एंड एम गो इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि एल और एम भी तो सेम डायरेक्शन जा रही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंड नेवर मीट एन, है ना, और वो मीट भी नहीं करती एन से। तो दे ऑल्सो नेवर मीट ईच अदर, इसीलिए एल जो कि पैरेलल है एम के, इसलिए जो मेरा एल है वो पैरेलल है एम के, क्योंकि एल भी पैरेलल है, एम भी पैरेलल है, एन भी पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पर मेरा जब एल पैरेलल था एन के और एम मेरा पैरेलल था एन के, तो यहाँ पर मेरा एल भी पैरेलल होगा एम के। बस इतना कॉन्सेप्ट है। और इस चैप्टर के अंदर बस ये जितनी भी जो टर्म्स थे मैंने आपको सारे बता दिए। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, लीनियर पेर एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स हो गए, टाइप्स ऑफ एंगल्स में मैंने आपको सारे बता दिए। एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, वर्टेक्स क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया। ये जो वीडियो थी ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी। अब मैं आपको कल एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जिसमें एग्जाम्पल से लेकर आपको मैं सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, सारी थ्योरम्स कराऊंगा, है ना, जो भी एग्जाम है वो भी कराऊंगा, और जो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कल कराऊंगा। इस वाली वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। जो भी लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट है वो मुझे कमेंट करिएगा, मैं देखूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो मैं उसको एक अलग से बता दूंगा। और चलिए, मेरी अगली वीडियो 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा लाइन्स एंड एंगल्स की, उसमें मैं आपको सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए मिलते हैं, ओके बाय।